ठीक है भाई। तो कल हमने बात कर ली थी 3 वे हैंडशेक, 4 वे हैंडशेक, सेगमेंटेशन, एमएसएस। क्या होता है, क्या होता है एमएसएस? ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा आ सकता है दैट इज योर एमएसएस। कितना होता है एमएसएस? 1460 बाइट्स। ठीक। और अगर 1460 बाइट्स से ज़्यादा हुआ फिर सेगमेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर से हमारे पास डेटा आ रहा है जिसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? 1460 बाइट्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, एक है टीसीपी और दूसरी कौन सी थी हमारे पास? यूडीपी। और इस केस में यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे होते हैं इनकैप्सुलेशन होती है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। अब टीसीपी लेयर पे या ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, ठीक है, डेटा के साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारा? टीसीपी हेडर। अगर यूडीपी लग रही है तो यूडीपी का हेडर। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? टीसीपी के हेडर की, कि भाई अगर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज हो रही है तो डेटा के साथ एक टीसीपी का क्या लगेगा? हेडर। और उस हेडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी वो सब हम बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? 16 बिट्स का सोर्स पोर्ट। 16 बिट फील्ड यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स पोर्ट। भाई हमने बात करी थी ना कल, हम जब सेशन लेयर की बात कर रहे थे कि सोर्स पोर्ट लग के जाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट लग के जाता है। तो वो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ लग के जाता है? लेयर 4 के हेडर पे। यानी कि टीसीपी का ये जो हेडर है इसके अंदर सबसे पहली फील्ड कौन सी है? सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो सोर्स पोर्ट अपना बताएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ पीसी की, तो सोर्स पोर्ट किस रेंज में से होगा? 10 65535। ये कौन सी रेंज थी हमारी? रैंडम। और अगर डेस्टिनेशन पे मेरा चल रहा है HTTP, तो उसके लिए पोर्ट नंबर की रेंज कौन सी यूज होगी? 0 से लेकर 1023। 80 होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पे ध्यान दो, मैंने पूछा अगर मेरे डेस्टिनेशन पे HTTP चल रहा है तो उसके लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज होगा? तो 0 से 1023 थोड़ी होगा। ठीक है। अगली बात आती है, यहाँ पे एक फील्ड है सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। 3 वे हैंडशेक में भी हम बात कर चुके हैं सीक्वेंस नंबर कैसे यूज होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे यूज होता है, कैसे जनरेट होते हैं सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। सीक्वेंस नंबर सबसे पहले जनरेट कैसे होता है? डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, वो उनसे एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है रैंडमली। ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर इज जस्ट सीक्वेंस नंबर के में +1। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया। अब आती है हमारे पास मेन फील्ड्स जो कि हम बात करने वाले नहीं। हेडर लेंथ। हेडर लेंथ कितने बिट्स की है? 4 बिट्स की। ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, लिख फिर लेंगे। हेडर लेंथ है हमारे पास 4 बिट्स की। पर यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई टीसीपी हेडर का ये जो साइज है ये तो हमारा डेटा है। ठीक है। इस डेटा को हटा दो अगर, तो सिर्फ ये हमारा टीसीपी हेडर है। टीसीपी हेडर का साइज कितना लिखा है मैंने? 20 से लेकर 60 बाइट्स। 20 से 60 बाइट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शंस की फील्ड है। ऑप्शंस की फील्ड का साइज क्या है? 0 से लेकर 40 बाइट्स। ऑप्शंस मतलब ये एक तरीके की ऑप्शनल फील्ड है कि भाई अगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। होगी तो यार 0 से लेकर 40 बाइट्स तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन फील्ड का साइज हो सकता है 0 से लेकर 40 तक कुछ भी। अगर 0 है तो टीसीपी हेडर का साइज कितना हो गया? 20 बाइट्स। और अगर पूरा का पूरा 40 लगा हुआ है तो साइज कितना हो गया? 60। तो अगर आप ये सारी बाकी जो फील्ड्स हैं इनकी बिट्स कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? कैलकुलेट करके देख लेना। 16 16 32 32 4 6, ये भी एक एक बिट्स के हैं। 6 16 16 और 16। ठीक है। फिर उसको डिवाइड कर देना 8 से, क्योंकि ये किस में है? बाइट्स में। और ये कितने हैं? बिट्स में। तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती है? 8 बिट्स होती है, इसलिए उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 20 बाइट्स आ जाएगा, 160 आएगा सर। ठीक है। अब बात करते हैं यार हेडर लेंथ की। हेडर लेंथ की कितनी बिट्स है? 4। हेडर लेंथ क्या बताता है कि भाई मेरी टीसीपी हेडर का साइज क्या? ठीक है। हेडर लेंथ ये बताता है कि मेरा टीसीपी हेडर का साइज कितना है। तो साइज की वैल्यू है, टीसीपी हेडर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 20 से 60, 20 से 60 हो सकता है ना, क्योंकि ये बिट ऑप्शनल है, ये फील्ड ऑप्शनल है। अगर ये फील्ड नहीं भी होगी तो भी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 60। ठीक है।
तो अब हेडर साइज की 4 बिट्स से मुझे ये वैल्यूज रिप्रेजेंट करवा। अब देखते हैं कैसे करवाएंगे। अगर मेरे पास ये 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स की पहले बिट की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 4 और 8। तो अगर मैं इन 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या कर सकता हूँ? 15 बन सकती है ना। अगर मेरे पास सारी बिट्स ऑन हो जाती है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 15, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। पर मेरे पास टीसीपी हेडर का साइज कितना है? 2260। तो 2260 मैं इन 4 बिट्स को यूज करके रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ क्या? अभी नहीं करवा सकते ना। तो एक, ठीक है, तो अभी नहीं करवा सकते हम। इसके लिए हेडर लेंथ के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? एक स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं। स्केलिंग फैक्टर मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर है, जो भी वैल्यू ये 4 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। ठीक है, अगर 0 है, 0 वैल्यू है इन 4 बिट्स की, तो 0 इंटू 4 0, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर वैल्यू है 1 तो बिट्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो गई। 1 इंटू 4 ये भी 1 होगा, ये भी यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, तो 0 1 0 1, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। तो ये फिर 5 जो वैल्यू है ये मैं यूज कर सकता हूँ। 4 इंटू 1 भी 4 ही हो, अच्छा, वो भी नहीं कर सकते। मैं ये समझाना चाह रहा था कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। ठीक है, 5 इंटू 4 मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 20, जो आपके टीसीपी के हेडर का मिनिमम साइज। तो 4 बिट्स को यूज करके जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी है? 5। और अगर मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे 15, तो 15 इंटू 4 कितना जाएगा? 16। ये आ गया आपका टीसीपी हेडर के मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो आपका टीसीपी हेडर का लेंथ का हो, टीसीपी हेडर का साइज है कितना है? 2260। तो अगर मुझे उनको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? एक स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, जो भी वैल्यू है इन 4 बिट्स के अंदर उसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 4 से, और फिर मेरे पास एक्चुअल मेरे टीसीपी हेडर का साइज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हेडर लेंथ है। पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। हेडर लेंथ आपकी 4 बिट की फील्ड है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द टोटल साइज ऑफ टीसीपी हेडर। साइज ऑफ टीसीपी हेडर कितना है? 2260 बाइट्स। और हम यूज क्या कर रहे हैं? स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4 इज यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट साइज ऑफ टीसीपी हेडर। मिनिमम वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ कितनी होगी? 5, क्योंकि 5 इंटू 4 इज 20 विच इज मिनिमम साइज, और मैक्सिमम वैल्यू 15 दैट इज 6। ठीक है, यही आपका हेडर लेंथ है। 4 बिट के अंदर मुझे अगर ये वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो क्या वैल्यू यूज करूंगा? मैं स्केलिंग फैक्टर यूज करूंगा 4। ठीक है, ओके, तो हेडर लेंथ हो गया हमारा। अगला है भाई रिजर्व। 6 बिट की फील्ड है जो कि फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व कर रखी है। इन 6 बिट्स में से 3 बिट्स जो है वो यूज हो चुकी है, और 3 बिट्स अभी भी रिजर्व। ठीक है, रिजर्व क्यों कर रखे यार? वही बात होती है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो रिसर्च फेज में, डेवलपमेंट फेज में होती है, सीधा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। हमेशा डेवलपिंग फेज में होती है, तो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड्स चलते रहते हैं। कोई कोई नई चीज़ डेवलप करते रहते हैं तो उसको ऐड ऑन करना पड़ता है। जैसे हमारे नए नए वर्जन्स निकल के आते हैं एप्स के भी। तो उस केस में क्या करा था, जब टीसीपी इन्होंने बनाया था तो टीसीपी के केस में भी चेंजेस आने वाले थे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने 6 बिट्स रिजर्व कर दिए कि भाई अगर कोई चेंज आएगा तो हम ये वाली 6 बिट्स यूज कर लेंगे, हमें नया कोई वर्जन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रिजर्व बिट्स समझ आया। 3 बिट्स जो है वो यूज हो चुकी हैं, कहाँ यूज हो गई वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी आपको ध्यान नहीं देना। बस कोई पूछे कि भाई 6 हैं तो यूं मत बोल देना कि 6 बिट्स रिजर्व है, आगे यूज होंगी। इनमें से 3 यूज हो चुकी हैं, 3 रिजर्व है। ओके, तो अब बात करते हैं यार टीसीपी फ्लैग्स। ये 6 बिट की फील्ड है। स्पेसिफाइज द फ्लैग्स या फिर कंट्रोल बिट्स। अब ये जो टीसीपी फ्लैग्स है इसको क्या भी कह सकते हैं? कंट्रोल बिट्स, या फिर क्या भी कह सकते हैं? कंट्रोल फ्लैग्स। कंट्रोल फ्लैग्स, कंट्रोल बिट्स, टीसीपी फ्लैग्स, टीसीपी की बिट्स, सबका मतलब एक ही है। कितने बिट्स हैं हमारे पास? 6। अब 6 एक एक करके अर्जेंट, एक्ट, पुश, रीसेट, सेंड और फिन। अब इनमें से 3 बिट्स हम कर चुके हैं, सेंड, फिन और एक्ट। इनका मतलब हम समझ चुके हैं। सेंड का मतलब यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन, फिनिश यूज टू फिनिश और टर्मिनेट अ पर्टिकुलर कनेक्शन, और एक्नॉलेजमेंट यूज टू स्पेसिफाई इफ द टीसीपी हेडर कंटेन्स अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट, कि भाई अगर एक्नॉलेजमेंट है तो एक्ट फ्लैग ऑन। ठीक है,
अब बात करते हैं, हमारे पास एक नया फ्लैग आया रीसेट। रीसेट पहले पढ़ो। यूज बाय सर्वर्स टू टेल द होस्ट टू रीसेट और रीसेट और रीस्टार्ट अ पर्टिकुलर कनेक्शन। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो मान लो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर होस्ट है, यहाँ पर एक सर्वर लगा हुआ है। सर्वर कौन सा है हमारा, HTTPS। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई डेटा भेज रहे हैं, सोर्स पोर्ट क्या लगना चाहिए, सोर्स पोर्ट क्या लगेगा, रैंडम, क्योंकि होस्ट है ना। अब डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लगेगा, 443, क्योंकि भाई HTTPS यूज कर रहे हैं हम, तो कायदे से डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए हमारा, 443। पर अगर मान लो बाई चांस आप HTTPS की जगह कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हो, HTTP की, 80 पोर्ट नंबर लगा के आपने सेंड कर दिया, ISP ने आगे HTTPS वाले सर्वर पे फॉरवर्ड कर दिया। अब भाई जब ये HTTPS वाला सर्वर प्रोसेस कर रहा होगा रिक्वेस्ट, तो इसको पता लगेगा कि भाई डेस्टिनेशन पोर्ट क्या आ रहा है, 80। मतलब ये जो मेरा होस्ट है या ये जो मेरा सोर्स है या क्लाइंट है, ये कौन सी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन सी सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है, HTTP की। पर अपन कौन सी सर्विस देते हैं, HTTPS की, तो हम तो भाई ये सर्विस ऑफर करते नहीं। तो उस केस में सर्वर क्या करेगा, सर्वर उसको एक रिप्लाई भेजेगा, जिसके अंदर क्या ऑन कर देगा, वो रीसेट फ्लैग है, रीसेट बिट ऑन करके भेज देगा कि भाई आप जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो वो तो हम ऑफर करते नहीं। तो आप क्या करो, एक बार अपना कनेक्शन रीसेट करके या रीस्टार्ट करके देखो, हो सकता है आपसे कोई गलती होगी। अब वो गलती क्या हो सकता है कि HTTPS सर्वर का IP जो है वो हो 10.1.1.1, और HTTPS सर्वर का जो IP था वो क्या हो, 10.11.1. हो सकता है भाई जब यहाँ से रीसेट फ्लैग आएगा तो भाई क्लाइंट जो है वो एक बार रीचेक करेगा कि भाई मैंने कोई IP तो गलत नहीं डाल दी, मैक एड्रेस में कोई इशू तो नहीं आ रहा, पोर्ट नंबर पे कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रबल शूट करेगा कि भाई क्या गलती आ सकती है कि भाई सर्वर मेरे को रीसेट कनेक्शन रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कनेक्शन बना हुआ है पर काफी टाइम से क्या है, आइडल। आइडल का मतलब पता है, आइडल मतलब खाली पड़ा है, कोई इस पे इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, कोई डेटा नहीं जा रहा, बस कनेक्शन बन के स्टैब्लिश होकर रुका हुआ है, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब उस केस में मान लो हम जो हमारा सर्वर था उसका जो आइडल टाइम आउट था, आइडल टाइम आउट मतलब कि एक पर्टिकुलर कनेक्शन अगर इतने टाइम तक आइडल रहेगा, खाली रहेगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, और इसने क्या करा, इसने यहाँ से कनेक्शन हटा दिया और फिर यहाँ से यूजर ने क्या भेजा, एक डेटा। अब अगर कोई डेटा भेजे तो सर्वर के पास तो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड ही नहीं है, सर्वर तो अपना कनेक्शन हटा चुका है, तो उस केस में भी सर्वर क्या करेगा, रीसेट भेजेगा कि भाई आप फिर से कनेक्शन को रीस्टार्ट करो, फिर से एक नया कनेक्शन बनेगा और फिर डेटा ट्रांसफर होगा उसके बाद। ठीक है, अब पढ़ो पूरा यहाँ पे रीसेट फ्लैग में क्या लिखा, यूज्ड बाय सर्वर्स टू टेल द होस्ट टू रीसेट और रीस्टार्ट अ पर्टिकुलर कनेक्शन इफ द सर्वर डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड सर्विस। अगर सर्वर वो सर्विस यूज नहीं कर रहा या प्रोवाइड नहीं करता, तो सर्वर रिप्लाई कर देता है रीसेट फ्लैग ऑन करके कि भाई आप जो सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो वो अपने पास नहीं। इतनी बात क्लियर हुई, रीसेट फ्लैग का कहाँ यूज होता है। ठीक है, सिन हो गया, फिनिश हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, रीसेट हो गया। अब आते हैं दो फ्लैग्स, अर्जेंट और पुश। ये दोनों हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे दो डिवाइसेस लगे हुए हैं, कनेक्टेड है। अब ये बात देखो, हर डिवाइस के पास क्या होता है, अपना एक बफर मेमोरी होती है, और यहाँ पे सीपीयू सीपीयू के पास जाता है सब कुछ प्रोसेस होने के लिए, है ना। हर डिवाइस के पास अपना सीपीयू तो होगा ही होगा, और हर डिवाइस के पास अपनी एक बफर मेमोरी भी होती है कि भाई कोई भी डेटा आता है। अब यार वही वाला एग्जांपल है, अगर कोई मान लो एक फैक्ट्री ओनर है, उसके पास कोई ऑर्डर आता है कि भाई मुझको 10 पीस मैन्युफैक्चर करने, उसके बाद 10 पीस के लिए कोई रिक्वायरमेंट आई, पर उसके पास जो मशीन है वो एक बार जब चलेगी तो कम से कम 1000 पीस मैन्युफैक्चर करेगी मिनिमम है कि भाई 1000 पीस मैन्युफैक्चर करना ही करना। तो अगर 10 पीस के लिए 10 पीस का ऑर्डर आया, उसने वो मशीन चलाई और 10 पीस ही निकाल लिया आउटपुट, तो ये जो मशीन के बाकी 990 पीसीस जो थे वो तो वेस्ट गए। ये जो मशीन के जो रिसोर्सेज थे वो तो उतने ही यूटिलाइज हुए, वो बिजली उतनी ही लेगी,
सारे बाकी रिसोर्सेज उतने ही लेगी, कितने हिसाब से, 1000 पीस के हिसाब से, पर उसको आउटपुट कितना चाहिए हमें, 10। तो 10 के हिसाब से अगर मैं मशीन चलाऊंगा तो वो वर्थ नहीं है बिल्कुल भी, हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट होंगे। अब इसके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि भाई ये कोई 10 पीस का ऑर्डर आ रहा है, थोड़े टाइम रुक जाए, हो सकता है कोई 100 पीस का ऑर्डर आ जाए, 200 पीस का ऑर्डर आ जाए, कि मतलब नियर बाय अगर 1000 पीस के आसपास कोई भी अमाउंट हो जाता है, जैसे 600 हो गया, 700 हो गया, या 800 हो गया, कोई भी नियर बाय वैल्यू हो गई, क्वांटिटी हो गई, तो उस केस में वो एक बार चलाएगा मशीन और सारे पीसेस मैन्युफैक्चर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिसोर्सेज वो अपने बचा सकता है, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकता है। सेम उसी तरीके से सीपीयू भी हमारा काम करता है। भाई अगर छोटे छोटे से मैसेजेस आ रहे हैं, अब हर छोटे छोटे मैसेजेस सीपीयू के पास आते रहेंगे प्रोसेस होने के लिए, तो यार सीपीयू तो ये छोटे छोटे मैसेजेस ही देखता रहेगा। सीपीयू अगर यूटिलाइज हो रहा है तो यार किसी अच्छे टास्क के लिए हो सीपीयू, और कहीं भी काफ़ी सारे ऐसे काम भी हो सकते हैं जहाँ वो उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर वो बिजी है हर छोटे छोटे टास्क को देखने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, जो भी हमारे पास मैसेज आता है वो पहले कहाँ स्टोर होता है, बफर में, कि भाई पहले जितने भी मैसेजेस होंगे वो बफर में स्टोर होंगे, और जब बफर हमारी फुल हो जाएगी तब बफर के सारे मैसेजेस एक साथ कहाँ भेज दिए जाएंगे, सीपीयू के पास। फिर सीपीयू एक साथ उनको प्रोसेस करेगा और उनका रिप्लाई जनरेट करना रिप्लाई कर देगा, आगे प्रोसेस करना है तो आगे प्रोसेस कर देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि जो भी मैसेजेस आते हैं वो पहले किस में स्टोर होंगे, हमारे बफर मेमोरी। और बफर मेमोरी जब एक बार फुल हो जाएगी या फुल होने के कगार पे होगी, तब उनको एक साथ इकट्ठा करके आगे सीपीयू पे भेज दिया जाता है। जब सीपीयू पे भेज दिया जाएगा तो यार बफर फिर से खाली हो गई, अब जो नए मैसेजेस आ रहे हैं वो फिर से कहाँ स्टोर होने लगेंगे, बफर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग का सिंपल सा मतलब ये कि भाई हमने कोई डेटा भेजा है, डेटा में से कुछ पार्ट क्या है हमारा, अर्जेंट। अर्जेंट मतलब कि भाई मैं चाहता हूँ कि वो मेरा जो डेटा है वो इंस्टेंटली ही सीपीयू के पास जाए प्रोसेस होने के लिए, वो बफर में रुका ना रहे। भाई कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं, अब अगर मान लो जैसे अबॉर्ट होता है, आपका कोई मैसेज है उसमें से कोई ऐसा डेटा है जिसमें जो आप चाहते हो कि यार डायरेक्टली सीपीयू के पास जाना चाहिए, बफर में 1 बाय 1 नहीं होना चाहिए कि यार बफर में, अब बफर में भी एंट्री है कैसे होगी, बफर में जो पहले आएंगे वही पहले जाएंगे, ऐसे ही निकलते हैं बफर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब इस केस में अगर मान लो आपका कोई ऐसा डेटा है जो आप चाहते हो कि अर्जेंटली प्रोसेस हो, पर वो बफर में आके यहाँ पे बैठ गया, तो जब तक उसके आगे वाली बफर मेमोरी खाली नहीं होगी तब तक वो आगे सीपीयू के पास नहीं जा सकता। उस केस में हम क्या करते हैं, हम अर्जेंट फ्लैग यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो अर्जेंट डेटा है वो बफर में स्टोर ना हो, सीधा किसके पास जाए, सीपीयू के पास। अब अर्जेंट फ्लैग के अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है, हमारा पूरा का पूरा डेटा अर्जेंट नहीं होता, डेटा सिर्फ कुछ डेटा अर्जेंट होता है, और बाकी क्या होता है, नॉर्मल डेटा। जो हमारा अर्जेंट डेटा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहते हो कि कोई चीज जल्दी प्रोसेस हो तो आप उसको ऊपर रखोगे या आगे रखोगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अर्जेंट डेटा आगे लगा दिया और उसके बाद नॉर्मल डेटा रखा, और वो मैसेज आपका चले गया। जैसे ही यहाँ पर रिसीव होगा वो देखेगा भाई अर्जेंट फ्लैग ऑन है और हमारे पास अर्जेंट डेटा है, तो इसमें से जो अर्जेंट डेटा होगा वो क्या करेगा, अर्जेंट डेटा को सीधा भेज देगा सीपीयू के पास, और जो वो आपका बाकी नॉर्मल डेटा है वो स्टोर रहेगा बफर मेमोरी में, अपनी बारी का इंतजार करेगा। ठीक है, अर्जेंट फ्लैग का काम समझ आया। अर्जेंट फ्लैग लगाने से क्या होगा कि भाई वो देखेगा डेटा अर्जेंट है, जो डेटा अर्जेंट है उसको सीधा भेज दिया सीपीयू के पास प्रोसेस होने के लिए, और जो डेटा अर्जेंट नहीं है, जो हमारा नॉर्मल डेटा है, उसको छोड़ दिया बफर के अंदर कि भाई जब आपकी बारी आएगी तब ये आप प्रोसेस हो। इतनी बात क्लियर है अर्जेंट की? ठीक है, तो अर्जेंट हो गया। अर्जेंट के बाद हमारा आता है पुश। पुश का काम भी सेम ही है। पुश का काम क्या है कि भाई जो भी डेटा आ रहा है वो सीधा सारा किस पे चले जाएगा, सीपीयू के पास। अब पुश फ्लैग जो है वो ये नहीं देखेगा कि भाई हमारा कुछ डेटा अर्जेंट है या सारा डेटा अर्जेंट है या कोई भी डेटा अर्जेंट नहीं। अगर पुश फ्लैग लगा हुआ है तो जो डिवाइस है वो बिना देखे क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा बिना बफर में स्टोर करे कहाँ भेज देगा, सीपीयू के पास। तो मेन डिफरेंस इनका यही है कि भाई अर्जेंट फ्लैग जब ऑन होगा तो जो डेटा अर्जेंट होता है वही सिर्फ सीपीयू में जाएगा, बाकी सब कहाँ जाएगा, बफर में। और अगर पुश फ्लैग ऑन है तो पुश फ्लैग में पूरा का पूरा डेटा सीधा कहाँ जाएगा, सीपीयू के अंदर बिना बफर मेमोरी में स्टोर हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, अर्जेंट और पुश। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लो क्या कह रहा है। अर्जेंट फ्लैग यूज्ड टू स्पेसिफाई इफ द डेटा प्रेजेंट शुड बी प्रोसेस्ड अर्जेंटली और नॉट।
कि भाई आपका कोई डेटा अर्जेंट है तो अर्जेंटली जाना है या नहीं जाना। पुश यूज टू टेल द रिसीवर दैट ऑल द डेटा शुड बी प्रोसेस्ड अर्जेंटली विदाउट स्टोरिंग इन द बफर मेमोरी। तो पुश फ्लैग के अंदर कितना डेटा जा रहा है, सारा डेटा, और इसमें अर्जेंट फ्लैग में वही डेटा जाएगा जो आपका अर्जेंट। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।